Hello everyone, welcome to NYTT, not your typical teacher. My name is Yogesh Lahankar. Let's get started. तो चलिए फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरुआत करते हैं, लेकिन वो शुरुआत करने से पहले ये सेक्शनल इंट्रोडक्शन जो है वो देखना भी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, तो वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे सेक्शनल इंट्रोडक्शन में उन्होंने हर चैप्टर का एक पैराग्राफ दे के रखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर 1 का जिक्र है, तो यहाँ पे चैप्टर 2 और फिर पिछले वाले पेज पे चैप्टर 3 का उन्होंने जिक्र किया है। तो जैसे ही हम दूसरा चैप्टर चालू करेंगे तो हम पहले यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो पढ़ने की कोशिश करके फिर आगे जाएंगे। तो ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सेक्शनल इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन करा है कि आइडियाज जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी जो हम गिवन मानते हैं, जो आजकल हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये आइडियाज काफी दिनों से, काफी वर्षों से हमारे समाज में पाई जाती हैं। ये आइडिया आई कहाँ से? तो एक्चुअली ये जो आइडियाज हैं ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आते हैं, ठीक है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है या सबसे बड़ा आउटकम क्या है, सबसे बड़ा परिणाम क्या है? तो फ्रांस में मोनार्की खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इसका इंपैक्ट है। इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम एक और चीज देखेंगे जिसे कहते हैं द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि इसका भी बहुत ज्यादा बड़ा परिणाम आज के मॉडर्न वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस पे आएगा 9th के। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आज हमारे इंडिया की है उसमें जो हम फंडामेंटल राइट्स वगैरह की बात करते हैं, तो वो जो है वो रफली इस डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के ऊपर बेस्ड है। तो वो किस तरह से है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने से पहले आपको पता रहनी चाहिए वो ये है कि जो सारी आइडियाज आजकल हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये आइडियाज कोई नई नहीं है, ऐसा हमें लगता है, जैसे कि डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी यानी कि समाजवादी समाज, या फिर डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, या फिर इक्वालिटी मतलब दीज काइंड ऑफ आइडियाज, ये जो हम लेते हैं ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये जो आइडियाज हैं ये एक्चुअली 18वीं सदी के समाप्ति के दौरान काफी इनका चलन था, ठीक है। और जब ये आइडियाज यूरोप में स्पेशली फ्रांस में वगैरह डिस्कस करी जा रही थी ना, उसके बाद इसका परिणाम भारत, चीन, लैटिन अमेरिका या फिर अफ्रीकन देशों में इनका बहुत ज्यादा परिणाम पाया गया है, क्योंकि इन आइडियल्स ने यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा प्रवृत्त किया हुआ हमें दिखता है इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो सिर्फ फ्रांस के लिए ही सीमित नहीं है या फिर यूरोप के ही हिस्ट्री के लिए सीमित नहीं है। इसका जो परिणाम है वो काफी बड़ा है और वो परिणाम हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते समय हमें वो समझ में भी आएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, जब हम पहला पन्ना खोलते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तब हमें ये जो तस्वीर दी गई है एट द बॉटम ऑफ द पेज वो हमारा ध्यान खींच लेती है, और इसी तस्वीर के ऊपर ही इनका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन फॉर द एंटायर चैप्टर इज बेस्ड। तो हमने सबसे पहले ये देखा था कि हम लोग कुछ इवेंट्स और प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है ना, तो वो ये है स्टॉर्मिंग ऑफ बेसिल, जो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। और अगर हम प्रोसेस की बात करेंगे तो एंटायर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 से लेकर 1799 तक चला और जिसके परिणाम हमें आज भी मॉडर्न सोसाइटी में हर कहीं विश्व में हर जगह दिखते हैं, तो ये प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टॉर्मिंग ऑफ बेसिल क्या था, ये क्यों हुआ, ये समझना जरूरी है। तो 14 जुलाई 1789 का जो दिन था वो काफी अलार्मिंग था पूरे फ्रांस के लिए, क्योंकि वहां पे कुछ जो लोग थे वो काफी नाराज चल रहे थे। जो कोई भी सिचुएशन वहां पे मौजूद थी, मतलब जो सिचुएशन थी फ्रांस में, उससे काफी वो नाराज चल रहे थे। और उसी में लोगों को ये सुनने में आया कि राजा ने, जो कि तब फ्रांस का राजा था, उसने पूरी की पूरी आर्मी मोबिलाइज करी है पेरिस सिटी में। और उनका ऐसे मानना पड़ा कि शायद राजा जो है वो ऑर्डर दे सकता है लोगों के ऊपर फायरिंग करने का। इससे लोग काफी बौखलाए हुए थे। इससे क्या हुआ, लगभग 7,000 के आसपास पुरुष और महिलाएं
शहर के मतलब पेरिस शहर के टाउन हॉल के सामने वो जमा हो गए और उन्होंने एक निर्णय लिया जो काफी ऐतिहासिक निर्णय था। उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि हम लोग बनाएंगे पीपल्स मिलिशिया। ठीक है, तो ये पीपल्स मिलिशिया काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पे ये जो मिलिशिया जो वर्ड है ना, इसके ऊपर आप थोड़ा गौर फरमाइएगा। मिलिशिया का मतलब होता है काइंड ऑफ मिलिट्री, जो आर्म्ड हो। और जब आप खुद को आर्मी बुलाते हो या फिर आप एक मिलिशिया की शुरुआत करते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? यस, यू गेस्ड इट राइट, यू नीड टू हैव आर्म्स एंड एम्युनिशन। आपके पास हथियार होने चाहिए। तो यही हथियार जो है वो कहां मिलेंगे, वो ढूंढने के लिए ये जो 7,000 जो लोग थे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को वगैरह तहस नहस करने की उन्होंने शुरुआत कर दी। उसी में उन्होंने अपना मोर्चा यहाँ पे एक फोर्ट्रेस प्रिजन था बैसिल नाम का, वहां पे उन्होंने घुमा लिया। अब बैसिल जो था वो काफी एक हेटेड आइकन हुआ करता था। इट वॉज अ सिंबल ऑफ डेस्पोटिज्म। तो राजा की जो रॉयल्टी है ना, उसका वो सिंबल था। राजा जिस प्रकार से लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहा था उसका वो प्रतीक था। तो जैसे ही लोग अपने मतलब आर्म्स एंड एम्युनिशन ढूंढने के लिए बैसिल की ओर बढ़े तो उन्होंने फिर किसी को छोड़ा नहीं, किसी को बख्शा नहीं। तो वहां का जो कमांडर था बैसिल का, वो भी इन 7,000 लोगों के द्वारा मारा गया। तो उसका नाम था बर्नार्ड रीन जॉर्डन। इसका नाम टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी मैंने आपको नाम बता दिया है। तो ये कमांडर ऑफ द बैसिल था, उसको भी लोगों ने मार डाला। और उन्होंने वहां पे लगभग जो सिर्फ 7 पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको छुड़ाया। अब देखिए, ये जो मॉब था 7,000 और लोगों का, इनका प्राइमरी मुद्दा तो ये नहीं था कि वहां पे जो 7 पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छुड़ाना है। उनका सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था कि हमने मिलिशिया तो बना ली है, हमें हथियार चाहिए, और वो हथियार ढूंढ रहे थे। उसी में भी ये 7 प्रिजनर्स जो थे वो भी छूट के भाग गए। ठीक है, और जब ये पूरा का पूरा जो स्टॉर्मिंग ऑफ बैसिल हुआ, जब बैसिल को तहस नहस कर दिया लोगों ने 14 जुलाई 1789 को, तब उन्होंने उसके छोटे छोटे जो पत्थर है, कंकड़ है, वो अपने पास रख लिए एज अ सोविनियर। तो कुछ बड़ी चीज अगर जिंदगी में हो जाती है तो ऐसा कुछ याद रखने के लिए हम उससे जुड़ी कोई चीज अपने पास रख लेते हैं। तो इसी प्रकार लोगों ने भी उसके जो पत्थर थे वो अपने साथ रख लिए थे। ठीक है, तो इसके बाद काफी ज्यादा राइटिंग या फिर दंगे फसाद जो है वो पेरिस और पूरे के पूरे कंट्री साइड में हमें देखने को मिलता है। कंट्री साइड मतलब देहात या विलेजेस। तो पूरा का पूरा जो फ्रांस जो था ना, वो दंगों में झुलस रहा था। और इसका अगर हम विश्लेषण करें कि क्यों ऐसा हो रहा था फ्रांस में, तो इसका सीधा साधा आंसर आपको ये मिलेगा, सुपरफिशियल लेवल पे आंसर ये मिलेगा कि जो ब्रेड थी या फिर उनकी जो रोजमर्रा की जो खाने की चीज थी ब्रेड, उसका जो प्राइस है वो काफी हाई हो गया था, काफी बढ़ चुका था। तो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उनके सामने एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको पूरी तरह से मतलब बहुत ही अच्छे से अगर इसका स्टडी किया तो हमें यह पता लगेगा कि यहां पे एक चेन ऑफ इवेंट्स है जिसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन कह सकते हैं। तो इस चेन ऑफ इवेंट्स में ये जो पहला इवेंट है, स्टॉर्मिंग ऑफ बैसिल 1789, ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके बाद और भी बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं जिसका जो एक एंड है वो डेथ पेनल्टी टू द किंग, यहां पे इसका एंड हो जाता है और उसके बाद फिर से एक नया किंग आता है। तो हम लोग ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं, ये जो सारे इवेंट्स हैं, ये एक प्रोसेस में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रोसेस में जो छोटे छोटे और ज्यादा और आगे आने वाले इवेंट्स है वो पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इंट्रोडक्शन के इतना ही। अगले वीडियो में हम ये जरूर देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो लोग हमने बोला कि काफी ज्यादा मतलब दंगे फसाद कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे, वो इतने चिड़े हुए क्यों थे, ये देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो इफ यू हैव लाइक द कंटेंट दैट आई हैव गिवन यू, प्लीज लाइक, शेयर, comment and subscribe to my YouTube channel. I'll see you in my next video. Thank you very much. Bye bye.